So first problem, 4 ohm resistor, 2 ohm, 4 ampere source, then 2 ohm resistor, 5 ohm resistor, 8 ohm resistor, and a voltage source of 20 volt. ये तो है। और क्या बोल रहा है कि determine the value of R so that maximum power transfer takes place from the rest of the network to R. तो हमको निकालना है कि ये जो रेजिस्टेंस है R, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस डाले ताकि इसके थ्रू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, है ना। सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या था, क्या कहता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? एनीबॉडी? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? अक्षय, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है? सर मैक्सिमम एक्सटर्नल पावर फ्रॉम द सोर्स। किसी भी ब्रांच पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होगा जब ये जो रेजिस्टेंस है उस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस होगा, that resistance is equal to the equivalent resistance of the whole circuit at that particular terminal. मतलब ये RTH निकालते हैं ना, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हो या फिर तो अगर इस ब्रांच को हम यहाँ से काट दे तो ये जो ब्रांच, बाकी जो पूरा नेटवर्क है, पूरे नेटवर्क का जितना रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस अगर इस रेजिस्टेंस के बराबर हो तब जाके इस रेजिस्टेंस से या फिर इस ब्रांच के थ्रू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं इस चीज को देखो। अभी ये वाला नोड को पकड़ लेते हैं ए, ये वाला नोड पकड़ लेते हैं बी, ठीक है। तो हम आर्बिट्रेरीली पकड़ते हैं कि यहाँ पे वी बी पोटेंशियल है और यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, वी ए पोटेंशियल, ये हमने पकड़ा। अब अगर यहाँ पे बी ए और बी बी है तो जो यहाँ का जो वोल्टेज होगा इस दो टर्मिनल पे, मतलब वी ए माइनस वी बी बोल दो या फिर वी बी माइनस वी ए बोलो, उतना पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस रेजिस्टेंस आर। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आ रहा है? ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, है ना। इस पूरे नेटवर्क में कुछ वोल्टेज सोर्स लगे हैं, कुछ करंट सोर्स लगे हैं, तो जो भी सोर्सेस हैं उस सोर्स के वजह से उस पर्टिकुलर ब्रांच के नोड पे कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। क्लियर दिस मच? तो यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी, एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला, वो पोटेंशियल डिफरेंस पूरे नेटवर्क के वजह से आ रहा है। सो इस पूरे नेटवर्क को अगर मैं एक वोल्टेज सोर्स बोल दूं कि यहाँ पे एक वोल्टेज दे रहा है, कितना वोल्टेज, वी वोल्टेज दे रहा है, तो क्या गलत होगा क्या? यही मेरा रेजिस्टेंस है, यही मेरा रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, और इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में तो ये वी वोल्टेज आ रहा है ना। तो मैं पूरे सर्किट को क्या कर रहा हूँ, एक सिंगल सोर्स वी लगा दे रहा हूँ इसके साथ, तो ठीक है, उतना वोल्टेज तो मिल गया। बट अभी क्या है, ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स हो गया, और आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तो ये रेजिस्टेंस के साथ लास्ट टाइम हमने देखा था कि इसका करंट जो है वो वेरी करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे पूरा नेटवर्क है तो इस ब्रांच के थ्रू एक स्पेसिफिक करंट ही पास करेगा, है कि नहीं। यहां से अगर करंट पास करता है तो एक स्पेसिफिक करंट पास करेगा, और उस करंट को लिमिट कौन कर रहा है, ये पूरा जो सर्किट है रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इज रेस्ट्रिक्टिंग द करंट और लिमिटिंग द करंट, है कि नहीं। तो ये पूरा नेटवर्क का रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस हम यहाँ पे अगर लगा देते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस या फिर नॉर्टन रेजिस्टेंस, जो भी बोलो, थेवेनिन रेजिस्टेंस बोल देते हैं, वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा कि ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज तो इसके अक्रॉस लगा, और साथ में ये जो पूरा का पूरा क्या कहते हैं इसको,
यहाँ पे वोल्टेज है, और जो रेजिस्टेंस है इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं हम, पूरे नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो। और यही बन गया मेरा क्या, थेवेनिन सर्किट, है ना। तो थेवेनिन सर्किट जब, या फिर जो हम निकालते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, VTH, मतलब जिस टर्मिनल पे निकाल रहे हैं उस टर्मिनल का ओपन सर्किट वोल्टेज कनेक्टेड विद द इंटरनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो अभी करंट भी लिमिट हो गया, और रेजिस्टेंस के, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जितना वोल्टेज था उतना वोल्टेज मिला, और जो भी करंट था उतना करंट मिल रहा है। ओके, अभी यहाँ पे अगर मैक्सिमम पावर हमको निकालना है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहता है कि R शुड बी इक्वल टू योर RTH। तो ये दोनों R अगर बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा V/2 और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा V/2, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप आधा आधा हो जाएगा, और जो पावर होगा, पावर इज इक्वल टू योर VTH by 4 स्क्वायर बाई 4R, ये पावर निकलेगा। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से आ रहा है ना। अभी हमको क्या करना है, हमको ये सब तो निकालना नहीं है, इस प्रॉब्लम के हिसाब से ये सब जरूरी नहीं है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि ये रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे मैक्सिमम पावर के लिए। तो हमको पता है भाई मैक्सिमम पावर के लिए क्या चाहिए, मुझको इस पूरे सर्किट का इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। कहाँ से, ये 2 पॉइंट से। इस 2 पॉइंट को मैं अगर ओमिट कर दूं, यहाँ पे अगर मैं काट दूं, और भी A और B से अगर मैं देखूं तो पूरा सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस होना चाहिए R का, तभी जाके मेरा इस पूरे R के साथ क्या जाएगा, मैक्सिमम पावर जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो? yes. कि मैक्सिमम पावर अगर चाहिए किसी भी ब्रांच पे तो उस ब्रांच का रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, तो निकालो। रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ब्रांच को हमने काट दिया, ये मेरा A पॉइंट और ये B पॉइंट, यहाँ पे 8 ओम का रजिस्टर है और एक वोल्टेज सोर्स लगाया, तो वोल्टेज सोर्स को रेजिस्टेंस निकालते टाइम इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है हमको। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0, है ना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 5 ओम। सो 5 ओम, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टर है तो 2 ओम, और यहाँ पे करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स को इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। कितना होगा इंटरनल रेजिस्टेंस इसका, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है आइडियल करंट सोर्स का, बोलो भाई, लास्ट में किए थे। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, और आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0, है ना। तो हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को 0 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, करंट सोर्स है तो हमने इसको ओपन सर्किट कर दिया। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। अगर डिपेंडेंट करंट सोर्स या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता तो यहाँ पे आरटीएच निकालते टाइम हम इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस नहीं कर पाते। ठीक है, तो पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, क्या क्या पॉइंट याद रखना है। नंबर 1 पॉइंट कि मैक्सिमम पावर के लिए क्या याद रखना है कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा, जब R इज इक्वल टू योर R इक्विवेलेंट और RTH। ये एक पॉइंट फॉर मैक्सिमम पावर। दूसरा, डिपेंडेंट सोर्स अगर है, डिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी replaced
by its internal resistance. जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस नहीं कर सकते, बट इंडिपेंडेंट sources will be replaced by their internal resistance. ठीक है, और आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? आइडियल वोल्टेज सोर्स internal resistance is equal to 0 and ideal current source के लिए internal resistance होता है infinite. तो ये पॉइंट हमको याद रखने हैं. क्या क्या बोल दिया? नंबर 1 पॉइंट कि अगर मैक्सिमम पावर निकालना है किसी भी ब्रांच पे तो R should be equal to the RTH. दूसरा पॉइंट, अगर डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है सर्किट पे तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे. तीसरा पॉइंट, अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेस है तो वो सारे सोर्सेस को जीरो करना है, मतलब उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है. और इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या होगा? 0 होगा तो शॉर्ट सर्किट करेंगे. आइडियल करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट करेंगे. चलो भाई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना था? 8 ओम था, यहाँ पे 8 ओम है. अब इजी हो गया ना. अब बताओ कि RTH कितना निकलेगा या फिर R ओपन सर्किट कितना निकलेगा? कितना निकलेगा बोलो? 5.07. ओके, देखते हैं कितना निकलता है. यहाँ से देखो, अगर हम कहाँ से देख रहे हैं? हम अभी यहाँ से देख रहे हैं ना, ए और बी पॉइंट से देख रहे हैं. तो इधर से अगर करंट पास होता है तो दिस पॉइंट 8 इज इन पैरेलल विथ 5 ओम एंड 2 इज इन सीरीज विथ 8 पैरेलल 5. तो अगर हम इस पॉइंट से हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ना RTH निकाल रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं हम लोग? 2 + 8 पैरेलल 5 देख रहे हैं. समझ में आया? किसी को डाउट हो तो बोल देना रे. तो कितना निकलेगा भाई? 2 + 8 पैरेलल 5 मतलब 40/13, और 40/13 है तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 40/13 मतलब 3.07. सो 5.07 आंसर क्या था? हाँ, तो आपका आंसर से मिलाओ तो आंसर सी होगा, 5.07. ठीक है, 1 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व. सबको समझ में आया क्या किया हमने यहाँ पे? यस सर, आ गया समझ में. ओके, कुछ बाद में आया है. अगर किसी को भी कोई भी थोड़ा सा डाउट हो तो फिर क्लियर कर लेना अभी, है ना. यहाँ पे सिर्फ 2-3 चीज बताया हूं मैं अभी तक. पहला चीज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहता है कि भाई जो जिस ब्रांच पे हमको मैक्सिमम पावर चाहिए, ये कहीं पे भी होगा, मशीन्स पे हो, कहीं पे भी हो, कोई भी सर्किट हो, जब कभी भी आपको किसी एक ब्रांच पे, किसी एक लोड पे मैक्सिमम पावर चाहिए तो बाकी जो उसका नेटवर्क होगा, उस पूरे नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस है, उतना रेजिस्टेंस उस मशीन का होना पड़ेगा, उस ब्रांच का होना पड़ेगा. अगर है ऐसा, तब जाके आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है.
और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अगर होता है तो हम जब इसको इससे रिप्लेस करते हैं थेवेनिन सर्किट से, तो हम एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं जो कि VTH होता है, उस पर्टिकुलर ब्रांच का ओपन सर्किट वोल्टेज along with the equivalent resistance। ठीक है, सर आरो एक बार बुझाई दियो। ठीक है संजीव, फिर से एक बार। यहाँ पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन वाज कि वो रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालो ताकि आर का वैल्यू कितना हो जिससे मैक्सिमम पावर फ्लो करे आर के थ्रू। तो हमको पता है मैक्सिमम पावर अगर फ्लो कराना है इस ब्रांच के थ्रू, तो इस पूरे नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस होगा उतना रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। इस आर का वैल्यू जो होगा वो इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना पड़ेगा। तो पूरे अगर नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है तो हमको क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे काट देते हैं, इस ब्रांच को काटते हैं, और यहाँ इसी ब्रांच से हमको देखना है कि पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। अब बात आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते टाइम क्या कहते हैं कि जितने सारे सोर्सेस है वो सारे सोर्सेस को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। मिचू दरवाजा बंद करो। उसका जो पूरा सर्किट है, उस सर्किट का जितना सारा सोर्सेस है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से उसको रिप्लेस कर दो। अब इंटरनल रेजिस्टेंस से कब रिप्लेस करोगे, जब वो इंडिपेंडेंट सोर्स होगा। अगर वो एक डिपेंडेंट सोर्स है तो आप कभी भी उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस मत करो। सपोज करो यहाँ पे ये जो करंट सोर्स दिया हुआ था, ये करंट सोर्स जैसे गोला नहीं देके ऐसा डायमंड शेप दे देता, और यहाँ पे 4 एम्पियर की जगह पे 4V या फिर 4I कुछ लिखा होता है ना। तो इस मामले में जब हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होता तो हम यहाँ पे इसको ओपन सर्किट नहीं कर सकते थे। क्लियर? हमने क्यों किया इसको ओपन सर्किट, क्योंकि हम देख रहे हैं ये एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कैसे बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये एक सर्कल के अंदर है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस देखे थे जिसमें मैंने बताया था कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस, है ना। नहीं याद है तो एक बार रिपीट कर लेना वीडियो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स का। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सोर्स है तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस किया? ओपन सर्किट से। क्यों? क्योंकि ये करंट सोर्स है और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। ये एक वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज सोर्स का, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0। ये भी हमने डिस्कस किया था पहले। अब देखो, जब मैं यहाँ से अभी इसका रेजिस्टेंस देख रहा हूँ सर्किट का, तो कहाँ से देखूंगा? इधर से थोड़ी ना देखूंगा। मुझको चाहिए इस टर्मिनल A और B टर्मिनल से पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। इसी ब्रांच से हमको देखना है। तो हम पकड़ लेंगे कि हम यहाँ से जब देख रहे हैं, इसका मतलब सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर सोर्स है तो करंट इधर आएगा, इधर से पास करेगा, इधर से पास करेगा, और फिर यहाँ पे आके मिल जाएगा। मतलब ये दिस 8 ओम एंड 5 ओम, इसका जो 2 टर्मिनल है, वोल्टेज दोनों का सेम है और करंट यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। जब करंट स्प्लिट हो रहा है और वोल्टेज सेम है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। और जब पैरेलल में है तो हमने लिखा 8 पैरेलल 5 प्लस 2 ओम। क्योंकि यहां से देखोगे तो ये इधर से जो रेजिस्टेंस करंट आएगा, वो करंट ये दोनों में जा रहा है। इसका मतलब ये पूरा सर्किट का साथ ये वाला सीरीज में है ना। अब 2 प्लस 8 पैरेलल 5 वो निकाल सकते हो, 8 into 5 divided by 8 plus 5, है ना। R1 into R2 by R1 plus R2 निकल गया आपका 5.07। क्लियर? चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम था आपका कि 10 ओम रजिस्टर, यहाँ पे दिया हुआ है एक R, यहाँ पे दिया हुआ है 5 ओम और एक 6
एम्पियर का सोर्स और यहाँ पे लगा है एक वोल्टेज सोर्स, कितना वोल्ट का, 120 वोल्ट का। यहाँ पे दिया हुआ है 10 ओम रजिस्टर, यहाँ पे दिया हुआ है R, यहाँ पे है 5। अब इसको जब हम करेंगे इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R which will absorb maximum power from the circuit of the figure below and what is the maximum power। तो दोनों चीज निकालने हैं, एक तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा ये रेजिस्टेंस वो निकालना है। तो हमको पता है अभी कि भाई मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा, मैक्सिमम पावर अगर इस रेजिस्टेंस पे एब्जॉर्ब कराना है तो ये इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा ये पूरा जो नेटवर्क है उस पूरे नेटवर्क का जितना रेजिस्टेंस निकलेगा, लुकिंग फ्रॉम वेयर, लुकिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टर्मिनल, यहाँ से इस टर्मिनल से जब हम देखेंगे तब हमारा जितना रेजिस्टेंस निकलेगा वही रेजिस्टेंस अगर इस यहाँ पे सेट करते हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, है ना। तो करो इसको भी, यहाँ पे है 10 ओम, इसको कर देंगे ओपन सर्किट, यह 120 वोल्ट का जो सोर्स है इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये रहेगा 5 ओम और ये एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो इसको कैसे रिप्लेस कर देंगे, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, है कि नहीं। तो इधर रह गया 5, इधर आ गया 10। अब बताओ कितना होगा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 10/3। हाँ हाँ 10/3। 10/3। ओके, सो इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से देख रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट से देख रहे हैं, इस टर्मिनल से देख रहे हैं, मतलब इसको निकाल दो इधर, है ना। तो क्या निकला, ये 10 और 5 क्या है, पैरेलल में, 10 और 5 क्या हो गए, पैरेलल में आ गए, है ना। सो 10 पैरेलल 5 मतलब कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। तो R का वैल्यू कितना होना है, 10/3 होगा, तब जाके R से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। अब अगर हमको मिल गया 10/3 R का वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 10/3, ये है मेरा R का वैल्यू। अब मुझको निकालना है कि मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, पावर इज इक्वल टू VTH/4R। इससे भी निकाल सकते हो, या फिर अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल मुझको मिल जाए, अगर मैं इसको A पॉइंट पकड़ लेता हूँ, जो नॉर्मल अपना फंडा है, A नोड देता हूँ इसको, अगर मैं B नोड देता हूँ, और ये तो नोड होगा नहीं क्योंकि ये भी A नोड ही है, यहाँ पे बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, है ना। सो अगर A नोड का अगर मुझको वोल्टेज पता है, VA पता है, तो मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकलेगा, पावर विल बी इक्वल टू, बताओ क्या होगा अगर मुझको VA पता है, तो VA अगर आप जानते हो तो पावर निकाल सकते हो। R में कितना पावर एब्जॉर्ब होगा वो निकाल पाओगे अगर VA पता है आपको, बोलो रे। If you know this, the potential of this node VA, तो R में कितना पावर एब्जॉर्ब होगा वो बताओ। It will be simply V square by VA square by R, है ना। I square R पावर होता है ना, पावर इज इक्वल टू, आइदर आप बोलोगे V इंटू I, या फिर I स्क्वायर इंटू R, या फिर V स्क्वायर बाई R। तो अगर मुझको इस नोड पे वोल्टेज पता है, VA पता है, तब तो ये और आसान हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R होगा। और अगर नहीं पता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को ओपन करेंगे और यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे।
ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब VTH निकालेंगे, और अगर VTH निकालते हो, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हो, तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा? तो फॉर्मूला आएगा आपका VTH ओपन सर्किट वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलो यहाँ पे VA निकालते हैं। VA अगर निकालना है तो देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, VA नोड पे KCL अप्लाई कर दो एट VA। KCL अप्लाई करके देखो क्या होगा। VA माइनस 120, अगर इधर यहाँ से करंट पास हो रहा है, ये नोड पे हम क्या बोलेंगे, ये हाईएस्ट पोटेंशियल पे है। जिस नोड पे हम बैठे हैं वहां पे हाईएस्ट पोटेंशियल पकड़ेंगे, तो करंट किधर से फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा VA से, सारे करंट VA से जा रहा है, तो VA से अगर फ्लो कर रहा है तो VA माइनस 120, VA माइनस 120 वोल्ट, बीच में रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, सो डिवाइडेड बाय 10। इतना करंट इधर से फ्लो कर रहा होगा, VA माइनस 120 बाई 10। और जब हम नोड लिख रहे हैं तो यहाँ पे इधर से करंट पास होगा, इधर माइनस होगा, है ना। और फॉल इन पोटेंशियल है, फॉल इन पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, माइनस देते हैं, तो एक माइनस आ जाएगा। फिर और कौन सा करंट जा रहा है, इधर एक करंट जा रहा है, हम पकड़ रहे हैं VA से इस पॉइंट के तरफ R के थ्रू, सो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई R, और करंट जा रहा है तो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई R। और कौन सा करंट जा रहा है, इधर से एक करंट निकल रहा है, और ये जो करंट निकल रहा है, अब देखो ये दिस पॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस पॉइंट, यहाँ से जो करंट पास हो रहा है, ये दोनों पॉइंट तो सेम है, बराबर है, ये दोनों पॉइंट सेम है, तो इधर से 6 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल है, यहाँ पे भी VA पोटेंशियल है इस नोड पे, तो 5 ओम का रजिस्टर है, तो नोटिस, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, सो VA डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो 5 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे पोटेंशियल मेरा VA है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, और 6 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है इस नोड पे आ रहा है, तो 6 एम्पियर का अगर करंट आ रहा है तो इसको क्या कर देंगे +6 इक्वल टू 6। ये पूरा का पूरा इक्वेशन समझ में आया कैसे लिखा। इस नोड पे जितने सारे करंट आ रहे हैं वो सारे करंट हम लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो करंट क्या हो रहा है VA नोड पे, VA माइनस 120, पहला तो ये वाला करंट VA माइनस 120 बाई 10 वो लिखा है ना, VA माइनस 120 बाई 10, और ये करंट क्या है, आउटगोइंग करंट है, तो मैंने माइनस दे दिया। फिर दूसरा करंट लिखा ये वाला जो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई R है, तो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई R जो है वो भी क्या है, आउटगोइंग करंट है। और फिर कौन सा करंट पकड़ा है, ये नोड जो है, दिस नोड इज देयर इज नो रेजिस्टेंस, देयर इज नो रेजिस्टेंस, तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, VA ही है, एक ही नोड है, तो मैंने क्या किया VA बाई 5 लिख दिया, VA माइनस 0 डिवाइड, क्योंकि ये 0 पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, VA माइनस 0 इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इस 5 ओम के अक्रॉस पे, तो VA बाई 5, और ये 6 एम्पियर का तो करंट सोर्स दिया हुआ है, वो करंट आ रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या कर दिए +6 कर दिए। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस, हमको VA पता नहीं है, तो VA बाई 10 VA बाई 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 माइनस VA बाई R। अभी R का वैल्यू हमको पता है कि मैक्सिमम करंट अगर मैक्सिमम पावर अगर ट्रांसफर होना है तो R का वैल्यू क्या होना चाहिए 10/3 होना चाहिए, तो यहाँ पे 10/3 लिख दो, तो 3 VA बाई 10 हो जाएगा,
minus VA by 5 plus 6 is equal to 0. VA को ले लेते हैं, तो minus 1 by 10 minus 3 by 10 और minus 1 by 5 प्लस कितना हो रहा है 18 is equal to 0. Yes. कितना आएगा ये 10 plus 3 plus 2 है? और इसको उधर लेके चलते हैं तो फिर ये हो जाएगा इक्वल टू 18. यहाँ पे कितना हो गया 6 VA is equal to your 18 into 10 divided by 3 plus 1 4 so 6 ये आ गया आपका 30 वोल्ट. सो 30 वोल्ट इस नोड पे आपको मिल रहा है यहाँ पे 30 वोल्ट. तो आपको वोल्टेज पता है 30 वोल्ट है, रेजिस्टेंस पता है, तो आप अभी आराम से निकाल सकते हो कि पावर कितना होगा. पावर विल बी इक्वल टू योर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R. R कितना है 10 by 3. तो कितना हो जाएगा 270 है. तो आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ था A B C देखो C ऑप्शन में 10 by 3 दिया हुआ है रेजिस्टेंस एंड 270 वाट दिया हुआ है मैक्सिमम. बताओ पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. पूरा का पूरा क्लियर हुआ. तो मैक्सिमम पावर का कोई भी प्रॉब्लम, मैक्सिमम पावर का ही मैक्सिमम प्रॉब्लम रहता है एग्जाम्स में. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कोई भी प्रॉब्लम हमको मिले, हम क्या करने वाले हैं, हम उस ब्रांच का रेजिस्टेंस को ओपन कर देंगे और वहां से उस पर्टिकुलर ब्रांच के दोनों नोड से हम देखेंगे कि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना निकलता है. और जब हम रेजिस्टेंस को निकाल रहे हैं तो उसमें जितने सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस है उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे. और डिपेंडेंट सोर्स को अगर है तो फिर ऐसे नहीं करेंगे, वो अलग बात है. ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, सारे रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं. और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज सोर्स का 0, करंट सोर्स का इनफाइनाइट. क्लियर. और उसके बाद तो आपका इक्वेशन लिखने का खेला है. और जब कभी भी आपको इक्वेशन लिखना है, देखो घबराना नहीं है, ये सारे इक्वेशन को लिखते टाइम घबराना नहीं है. क्या करेंगे, एक काम लेमैन की तरह काम करेंगे कि भाई मैं उस जो नोड हमारे सामने है, हर एक नोड पे एक वोल्टेज एज्यूम कर लो अगर आपको वहां पे पोटेंशियल पता नहीं है तो. और जब आप वोल्टेज एज्यूम कर लोगे फिर आप सिंपल सा एक इक्वेशन लिखो कि 2 टर्मिनल है यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों नोड का जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय जो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस है वही उसका करंट है. तो उस नोड पे जितने सारे करंट होंगे वो टोटल सम ऑफ द करंट शुड बी इक्वल टू 0 एज पर KCL. तो किरचॉफ्स करंट लॉ यूज कर रहे हैं और हम लिख रहे हैं इक्वेशन को, है ना. बताओ. Yes, sir. कुछ बोलो नहीं तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है और मैं सर बुझी पाइছো सर. मुझे पैसा ना. Yes. এইখিনিৰ ওপৰত অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব. কি কৰিব লাগিব আৰু কিছুমান প্ৰবলেম সলভ কৰিব লাগিব, প্ৰেক্টিস. একচুয়ালি এইখিনিয়ে অলপমান পাজলিং যেতিয়া পঢ়িছিলো তেতিয়াও লাগিছিলে, আকৌ এতিয়াও অলপমান লাগে. নাই এইটো কি হয় ন, বহুত কেইটা ইকুৱেশ্যন দেখা পালে আৰু তুমি যেতিয়া যিকোনো এটা কিতাপৰ পৰা পঢ়িবা তো কিতাপৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টাইলত সলভ কৰা থাকিব.
एंड व्हाट यू विल फील कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा निकलेगा, तुम दूसरे मेथड से ट्राई नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, वो किताब जैसे कर रहा है ना वही तरीका अपनाने की कोशिश करोगे, और फिर लगेगा कि हर एक प्रॉब्लम डिफरेंट है। ऐसा मत करो, आप प्रॉब्लम्स को लो, कुछ कुछ मैंने आज जैसे दिया था वैसे ही और भी इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स में दूंगा। आप लोग सॉल्व कैसे करना है ना, आप अपना कॉन्सेप्ट यूज करो, सिर्फ सिंपल, अभी बहुत टाइम है हमारे हाथ में, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट में बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। जब आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लोगे ना, फिर कोई भी प्रॉब्लम होगा किताब में कैसे किया हुआ है उसको नहीं देखना है हमको, हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमको केसीएल लगाना है वहां पे लगाएंगे, जो भी अपना फंडा है वो फंडा यूज कर लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि सॉल्व होता है कि नहीं होता है, देखना सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और फंडा क्या है यहाँ पे, फंडा है नंबर 1 ओम्स लॉ, वो हमको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V = I × R, वो कहीं पे भी होगा। वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, जो वोल्टेज किसी भी रेजिस्टेंस के, किसी भी ब्रांच का, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस अगर लेते हो तो करंट विल बी इक्वल टू V/R, उतना होगा ही होगा। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से लगाना है। एक हो गया ओम्स लॉ, दूसरा हो गया आपका केसीएल एंड केवीएल। अब केसीएल क्या है कि किसी भी एक नोड पे जो करंट आ रहा है, नेट करंट विल बी इक्वल टू 0, जितना करंट आ रहा है उतना करंट निकल के जाएगा, क्योंकि करंट कहीं पे एक्यूमुलेट होके नहीं बैठेगा, है ना। तो इनकमिंग करंट जितना होगा आउटगोइंग करंट उतना आएगा। अभी आपको पजल होगा, अभी क्या पकड़ूं, तो यहाँ पे बात आती है साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन आप अपने हिसाब से पकड़ लो, कोई भी एक साइन कन्वेंशन। क्या पकड़ सकते हो कि राइज इन पोटेंशियल पॉजिटिव, फॉल इन पोटेंशियल नेगेटिव, या फिर राइज इन पोटेंशियल नेगेटिव, फॉल इन पोटेंशियल पॉजिटिव, कोई भी आप अपने हिसाब से पकड़ लो। अभी आपको समझ में नहीं आता है कभी कभी कि ये राइज इन पोटेंशियल हो रहा है या फॉल इन पोटेंशियल हो रहा है, और कब समझ में नहीं आता है, जब हमको इस तरीके का कोई नोड मिलता है, पकड़ लो जैसे यहाँ पे ये जो करंट सोर्स है, पकड़ लो, आप कंफ्यूज हो गए कि या ये जो ब्रांच है, मैं यहाँ पे जो करंट में जो लिख रहा हूँ इक्वेशन, अभी कभी कभी होता है ना कि लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि मैं केसीएल लिख रहा हूँ, केवीएल लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ इक्वेशन, और लेकिन इक्वेशन लिखना आता है, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इस नोड पे जब मैं लिख रहा हूँ और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये 4 एम्पियर का करंट जो आ रहा है इसको प्लस पकड़ू कि माइनस पकड़ू, तो वेरी सिंपल है कि आप अगर सिर्फ सोर्स दिया हुआ है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आप एज्यूम कर लो। अब रेजिस्टेंस तो है नहीं, मैंने एक एज्यूम कर लिया, तो इसका वैल्यू कितना देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तो ये शॉर्ट सर्किट है, तो इसका वैल्यू है 0। अब मैं देखूंगा कि करंट किधर से किधर जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट हमेशा का जो फ्लो करता है कब, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब आ गए ना, अभी आप जिस नोड पे बैठोगे उस नोड को क्या देना है, उस नोड को पकड़ लेना है कि ये हाईएस्ट पोटेंशियल पे है, ठीक है। जिस नोड पे बैठ के आप केसीएल लिख रहे हो उस नोड को बोलो कि भाई तू हाईएस्ट पोटेंशियल पे है, मतलब तेरे से सारे करंट निकल के जाने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे जब बैठ के मैं बोल रहा हूँ कि करंट निकल रहा है, लेकिन ये करंट तो आ रहा है ना, तो यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो वोल्टेज की टर्म्स पे नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट करंट दिया हुआ है मेरा। तो करंट क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, माइनस टू प्लस, मतलब राइजिंग पोटेंशियल हो रहा है, राइजिंग पोटेंशियल हो रहा है तो प्लस होगा। फॉलिंग पोटेंशियल यहाँ पे देखो, करंट अगर मैं बोलता हूँ इधर से इधर जा रहा है, मतलब ये प्लस होगा ये माइनस होगा, है ना। तो ये प्लस टू माइनस मतलब फॉलिंग पोटेंशियल माइनस होगा। तो इसको अगर प्लस पकड़ रहे हो इसको माइनस पकड़ोगे, समझ में आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट को एकदम 2 या 3 पॉइंट है, उसी पॉइंट को समझना है। नंबर 1 ओम्स लॉ को बढ़िया से समझना है, नंबर 2 केसीएल केवीएल कैसे लिखते हैं, और वहां पे सिर्फ साइन कन्वेंशन की बात है। तो साइन कन्वेंशन हम बोल दिए हैं, वो समझ में आ चुका है आप लोगों का, कुछ प्रैक्टिस करेंगे उसी में देखेंगे। और एक प्रॉब्लम को ना, इसी प्रॉब्लम को, इसमें मैंने ये जो प्रॉब्लम किया अभी सॉल्व किया 270 वाट निकला, इसी प्रॉब्लम को आप क्या कहते हैं इसको, थेवेनिन वोल्टेज या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल के करके देखो, यहाँ पे VTH निकाल लो, है ना। इस 2 पॉइंट पे
हमने क्या निकाला अभी, हमने ये VA नोड पोटेंशियल निकाला था, इस सर्किट की वजह से नोड पोटेंशियल निकाल दिया। आप क्या करो, आप इस R को ना ओपन कर दो, ओपन करके यहाँ पे एक थेवेनिन वोल्टेज निकालो, ओपन सर्किट वोल्टेज, और फिर आप अपना फॉर्मूला लगाओ। जब ओपन सर्किट वोल्टेज निकालोगे तो फिर P विल बी इक्वल टू योर VT स्क्वायर अपन 4R, ठीक है, तब भी मिलेगा। और यहाँ पे मैंने कौन सा यूज किया, V स्क्वायर बाई R यूज किया, क्योंकि मैंने वहां का पर्टिकुलर पोटेंशियल निकाला है, थेवेनिन वोल्टेज नहीं निकाला है। बस थेवेनिन वोल्टेज अलग से कोई वोल्टेज ही नहीं है, ओपन सर्किट वोल्टेज है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन करते हैं। मेरा कहना है कि इतना प्रैक्टिस करो ना, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम से शुरू करो, प्रैक्टिस करो, और एक प्रॉब्लम को 2-3 तरीके से, जितना तरीका आपको आता है एक बार यूज करो। क्या होता है ना, हम आलस करते हैं, आलस क्या करते हैं, ऐसे देख लेंगे अच्छा ये हो जाएगा, ऐसे नेटवर्क सॉल्व नहीं होगा। आपको पेन एंड पेपर लेके बैठना पड़ेगा और बोलो यार कर लेंगे, मत करो। अभी जब चल रहा है ना, अभी कर लो, जितना सारा मिलता है नेटवर्क सारे सॉल्व करो। तो क्या होगा कि जब सॉल्व करोगे तब जाके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, हाँ यार कर सकते हैं। और अपने तरीके से करो, किताब के तरीके से मत करो। अगर अपने तरीके से जो मैं बोल रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट से अगर सॉल्व नहीं होता है तो मेरे को बात करो या फिर भेजो कि सर ये वाला मैंने ट्राई किया था और ये सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों नहीं होगा, होना चाहिए, किसी भी मेथड से कोई भी फॉर्मूला लगाओ, होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सही साइन कन्वेंशन पकड़ते हो जाएगा। तीसरा सर्किट क्या दिया है, यहाँ पे लगा है ±4 वोल्ट, यहाँ पे लगा है ±5 वोल्ट, और यहाँ पे लगा है माइनस प्लस, उल्टा कर दिया है पोलैरिटी, और यहाँ पे लगा दिया है एक रेजिस्टेंस R1, R2, R3 दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि R1 इक्वल टू 2 ओम, तो 2 ओम ही है तीनों का, है ना। RL इक्वल टू 5 ओम दिया है और हमको बोल रहा है कि I करंट कितना होगा वो निकालो, ठीक है। निकाल पाए ये वाला, ये प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम किस किस का हुआ था, who all have solved, anybody नहीं कर पाए। तो यहाँ पे देखो ये तीनों ब्रांच जो है ये पैरेलल में लगे हुए हैं और डायरेक्टली नोड पे लगे हैं, और नोड पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एक चीज तो है, आप डायरेक्टली ये एक वोल्टेज सोर्स है और एक सीरीज रेजिस्टेंस है, एक वोल्टेज सोर्स है, सीरीज रेजिस्टेंस है, तीनों में आप इसको करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हो, है ना। या फिर सिंपल आप वही चीज है करंट सोर्स से रिप्लेस करना, कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, हमने बताया था मिलमैन्स थ्योरम, मिलमैन्स थ्योरम यूज करेंगे। मिलमैन्स थ्योरम का अगर आप खोल के देखो तो वो करंट सोर्स से ही रिप्लेस कर रहे हो, अगर डायरेक्टली नोड पे लगा हुआ है और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो, है ना। तो ये पूरा जो ब्रांच है यहाँ से यहाँ तक जितने सारे रेजिस्टेंस हो गए इस वोल्टेज सोर्स के साथ, वो सारे रेजिस्टेंस को हम इस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस पकड़ सकते हैं, है ना। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये 5 वोल्ट का के हिसाब से अगर हम बाकी सारा सर्किट खोल दे तो इस 5 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, 6 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं R3। तो मिलमैन्स थ्योरम डायरेक्टली हमको क्या बोल रहा है कि इस नोड पे, इस यहाँ पे अगर मैं खोल दूं, ये RL को अलग कर दूं, if I remove this RL from here, so A और B पॉइंट पे मुझको जो वोल्टेज मिलेगा ड्यू टू द 3 पैरेलल सोर्सेस, तो वो वोल्टेज कितना मिलेगा, V will be equal to V1 by R1 plus V2 by R2 plus V3 by R3 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ये है मिलमैन्स थ्योरम। इसी चीज को और कैसे लिख सकते हैं,
1/R1 मतलब क्या है, G1 conductance. So V1 G1 plus V2 G2 plus V3 G3 divided by G1 plus G2 plus G3. अब देखो कैसे कर रहे हैं कि V1/R1 क्या है, this V1 divided by R1 मतलब I is equal to V1 है ना, इस बैटरी का जो करंट होगा I1 that is equal to your V1/R1. चलो मैं एक काम करता हूँ, इस सर्किट को करंट सोर्स में रिप्लेस करता हूँ, है ना. तो करंट सोर्स से अगर हम रिप्लेस करेंगे तो देखो कैसा आता, ये वाला एक करंट सोर्स और पहला करंट सोर्स कितने का होगा, 4 वोल्ट है और 2 ओम इसके साथ लगे हुए हैं. समझना बात को, 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में है, वोल्टेज है 4 वोल्ट, तो करंट कितना होगा, I will be equal to V/R. R. तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा इस बैटरी के वजह से, है ना. 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा और इसके साथ हमको क्या करना चाहिए, इस करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस लगाना चाहिए, नहीं तो वोल्टेज सेम नहीं रहेगा इस टर्मिनल पे. तो इस टर्मिनल पे मेरा वोल्टेज कितना चाहिए, 4 वोल्ट ही चाहिए ना, 4 वोल्ट दिया हुआ तो 4 वोल्ट चाहिए. तो ये 4 वोल्ट के लिए यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस लगाना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस इसको पैरेलल लगाना. दूसरा जो सोर्स है, दूसरा सोर्स क्या है, 5 वोल्ट है और 2 ओम है. तो यहाँ पे मैं इसको भी करंट सोर्स से रिप्लेस कर दूं तो 5/2 मतलब कितना हो जाएगा, 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, है ना. और रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा. सिमिलरली तीसरा जो वोल्टेज दिया हुआ है वो देखो उसका डायरेक्शन उल्टा है, माइनस प्लस है और 6 वोल्ट है, डिवाइड बाई 2 मतलब 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा इसमें से और इसके पैरेलल लगा देंगे 2 ओम. और ये तो ओपन सर्किट हमने कर दिया है, यहाँ पे अपना लोड रेजिस्टेंस था. अब इस पॉइंट से जब देख रहे हो तो 3 पैरेलल आपके करंट सोर्स है और 3 पैरेलल रेजिस्टेंस है. तो इस टाइप से होने से हम क्या कर सकते हैं, तीनों करंट सोर्स को एक कर दो और तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल लगा दो, एक साथ लेके आ जा सकते हैं, है ना. बात बराबर होगी, बात बराबर है. तो ये 2 एम्पियर, ये 2.5 एम्पियर और ये हो गया मेरा 3 एम्पियर का करंट और ये तीनों हो गए पैरेलल रेजिस्टेंस. तो बात वहीं पे है, यहाँ पे देखो क्या है, V1/R1 मतलब I1, V2/R2 मतलब I2, V3/R3 मतलब I3 और ये तीनों पैरेलल में आ गए. रेजिस्टेंस मतलब R1 पैरेलल R2 पैरेलल R3, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 और उसका रेसिप्रोकल. तो हम बोल सकते हैं G1 प्लस G2/G3, क्योंकि V/R था, I into R था, है ना. तो I/G मतलब I into R, वोल्टेज इक्वल. क्लियर. तो इसमें सेट करो, वोल्टेज निकालो कितना कितना निकलता है इस तरीके से करने से. अभी करके देखते हैं कितना वोल्टेज निकलता है. अभी आंसर आया इसका किसी का, एनीबॉडी हैज डन दिस. So V open circuit VTH is equal to V1/R1 मतलब कितना मिला मुझको, 2 एम्पियर प्लस 2.5 प्लस 3 एम्पियर, सॉरी माइनस 3 एम्पियर डिवाइडेड बाय 3 पैरेलल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R2, तो कितना हो जाएंगे, चलो ठीक है यार, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 लिख ही देता हूँ, है ना.
So 3/2 एंड यहाँ पे हो गए 4.5 मतलब 1.5 क्या हो गया 1 वोल्ट है ना। सो इसको पूरा का पूरा अगर मैं बोल दूं 1 वोल्ट वोल्टेज मिला मेरे को और रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ था, रेजिस्टेंस था 5 ओम, तो करंट कितना होगा, करंट कितना होगा, V is 1 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 5 ओम, करंट कितना होगा, बता रहे भाई, अब तो बता दो। 1/5 1/5 मतलब ये दिया हुआ है यहाँ पे +0.2, मतलब +2 दे दिया, +0.2 देना चाहिए, नहीं होगा 1/5 क्योंकि यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने अभी तक कंसीडर नहीं किया है। ये सिर्फ इस सारे सोर्सेस के वजह से जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज हमने निकाला है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1/2, 1/2 मतलब 2 ओम का 3 पैरेलल में लगे हुए हैं, कितना हो जाएगा रे, R/3 है ना। सो 2/3 मतलब 0.66, तो ये 0.66 का रेजिस्टेंस जो है इसको इंटरनल, इस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो आपका करंट कितना आएगा, I will be equal to V/R, V is 1 volt, R is 5 plus 0.66, so এটা it is 4/3 হবো নি 66 কোনটো 2/3 4/3 হবো নি 2 প্যারালাল তিনটা भैया 3 पैरेलल रजिस्टर है, R पैरेलल R पैरेलल R, तो कितना होगा 1/R equivalent is equal to 1/R plus 1/R plus 1/R is equal to 3/R, R equivalent is equal to R/3, so 2 parallel to 2/3, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, अरे रेजिस्टेंस R R R R n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा R/n होगा, है ना बाबू। R n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/n। तो 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 2, तो 2/3, ठीक है। सो 2/3 मतलब 0.66, तो 1/5.66 का वैल्यू कितना आएगा 0.17, तो ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आया ये वाला, इतना इतना क्लामजी नहीं है जितना मैंने आपको समझाने के लिए इतना सारा क्लामजी कर दिया चीज को, ठीक है। ये बहुत ही आसान से निकल सकता है कि भाई मिलमैन्स थ्योरम यूज करो और इस पोटेंशियल, इस 2 पॉइंट पे आप ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लो। ओपन सर्किट वोल्टेज अगर निकल गया तो इस सर्किट के इस यहां से देख के इस पूरे सर्किट का थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लो RTH, और RTH को স্যার उस वोल्टेज सोर्स से हेलो हाँ बोलो। এবাৰ বুজাই দিয়কচোন আৰু এবাৰ মই অলপ এফালে গৈছিলো বুজি পোৱা নাছিলো ভালদৰে বুজাই দিয়ক না স্যাৰ। इसी प्रॉब्लम को रिपीट करना है फिर से। चलो ठीक है, देखो प्रॉब्लम दिया हुआ है इस तरीके का, यहाँ पे है प्लस माइनस, यहाँ पे है प्लस माइनस, यहाँ पे है माइनस प्लस, और यहाँ पे कनेक्टेड है आपका लोड, ठीक है। तो 3 वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं और तीनों वोल्टेज सोर्स पैरेलल में है
और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस सबका दिया हुआ है 2। तो मैं अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो अगर निकालना चाहता हूँ, उसको मैं ओपन सर्किट वोल्टेज बोल सकता हूँ। तो मैं इस रेजिस्टेंस को खोल दूं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा इस नेटवर्क के लिए वो मेरा ओपन सर्किट वोल्टेज है ना। VTH हमको चाहिए पहले। तो VTH निकालने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि भाई मेरा यहाँ पे, चलो फिर से नई ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ, इस रेजिस्टेंस को काट के मैं यहाँ पे VTH निकालूंगा। अब VTH जो निकलेगा यहाँ पे, उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, मिलमैन्स थ्योरम यूज करेंगे। मिलमैन्स थ्योरम क्या बोल रहा है कि ये जितने सारे अगर पैरेलल सोर्सेस लगे हुए हैं, वोल्टेज सोर्सेस लगे हुए हो या करंट सोर्सेस लगे हैं, तो अगर पैरेलल में है और इनके बीच में अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए कि पैरेलल कनेक्टेड होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता तो आप इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के हिसाब से कंसीडर कर लेते तो हो जाता। तो अगर ऐसा ही है सर्किट और कुछ नहीं है, पैरेलल कनेक्टेड है, तो मैं VTH इज इक्वल टू लिख सकता हूँ V1 इंटू G1 प्लस V2 इंटू G2 प्लस V3 इंटू G3 डिवाइडेड बाई G1 प्लस G2 प्लस G3। और ये G क्या है? कंडक्टेंस है, 1/R। ठीक है, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही लिख रहा हूँ। और इसका मतलब क्या है, मैं लिख रहा हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 डिवाइडेड बाई योर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, मतलब ये तो पैरेलल रेजिस्टेंसेस है तीनों, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो 3 करंट सोर्स है, 3 करंट सोर्स में पकड़ रहा हूँ वोल्टेज सोर्स की जगह पे, और तीनों करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो हमको पता है पैरेलल लगते हैं, तो पैरेलल लगा दिए R1 R2 R3। सो पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका कितना निकलेगा, R इक्विवेलेंट इनका निकलेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही तो निकलेगा ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका 1/R1 प्लस 1 ये हो गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो टोटल करंट कितना, I1 प्लस I2 प्लस I3, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये क्या हो गया मेरा, VTH निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो थोड़ा सा बैठ के ना इसी प्रॉब्लम को लेके एक बार देखो कि क्या बोल रहा हूँ। ये वीडियो में अपलोड करूंगा, इसी को लेके एक बार फिर से बैठो क्या चिल्ला रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि ये जो वोल्टेज और क्या बोल रहा हूँ कि कंडक्टेंस, और ये कैसे यहाँ पे इसको मैं पैरेलल रेजिस्टेंस बोल दे रहा हूँ। वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू R, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया तुम्हारा टोटल करंट। So VTH is equal to total current I1 plus I2 plus I3 into R equivalent, और R equivalent का मतलब हो गया आपका 1/R1, ये वाला। ठीक है, तो चलो एक बार वीडियो अपलोड होगा उसके बाद एक बार फिर से देख लेना जिस चीज को समझ में नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। चौथा वाला करते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम। ये क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पे लगा है आपका V1, यहाँ से दिया हुआ है एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। वो बोल रहा है यहाँ पे माइनस प्लस देके V5, और इसके थ्रू करंट पास हो रहा है I5। यहाँ पे दिया हुआ है V4 और इधर से दिया हुआ है I4। यहाँ पे है V6,
I6 और क्या बोल रहा है V2 प्लस माइनस I1 करंट जैसे जा रहा है I1 करंट I5 और I5 ये हो जाएगा V3 ये है I3 तो ये तो दिया हुआ है और हमको वैल्यू किस किस का दिया हुआ है V1 इज इक्वल टू 8 वोल्ट V2 इक्वल टू 4 वोल्ट V4 is equal to 2 volt, I1 equal to 4 ampere, I2 equal to 2 ampere, I3 equal to 1 ampere. ये सारे डाटा दिया हुआ है ना तो बोल रहा है what is the sum of all powers in all branches. तो what is the sum of all powers in all branches क्या होगा आपका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है 4 वाट B है 40 वाट C है 0 एंड D है 32 वाट क्या होगा इसका आंसर सम ऑफ ऑल पावर्स इन ऑल ब्रांचेस निकाला किसी ने एनीबॉडी नहीं है तो नहीं बोलो जल्दी नहीं करा सर नहीं करा ना क्यों कराना है sum of all powers in all branches sum of all powers in all branches ड्यूटी रासु से ओ अच्छा अच्छा ठीक है सॉरी so sum of all powers in all branches is equal to 0 जिमानটা ব্রাঞ্চ আছে সবকটা ব্রাঞ্চের যদি আমি सारे ब्रांचेस के अगर पावर को हम ऐड कर दे तो इंस्टेंटेनियस पावर विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि सोर्स जितना पावर डिलीवर करेगा जितने सारे आपके पैसिव एलिमेंट्स है उतना पावर वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो किसी भी नेटवर्क पे चाहे 100 नंबर ऑफ सोर्सेस लगे हैं और 1000 नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स लगे हुए हैं तो टोटल पावर डिलीवर्ड by the sources will be equal to the total power absorbed by the passive elements ठीक है so total power delivered is equal to total power absorbed और यही है आपके टेलिजेंस थ्योरम टेलिजेंस थ्योरम क्या कहते हैं कि टोटल पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू टोटल पावर एब्जॉर्ब मतलब सम ऑफ ऑल पावर्स इन ऑल ब्रांचेस मस्ट बी इक्वल टू 0 ठीक है सो 4 नंबर हो गया आंसर होगा आपका 0 फिफ्थ वन फोर एम्पियर 4 volt 2 volt R2 और यहाँ पे 1 ohm यहाँ पे 2 ohm अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय द 4 एम्पियर करंट सोर्स इस करंट सोर्स के वजह से कितना पावर सप्लाई हो रहा है वो निकालना है आपको तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं यहाँ से तो 4 एम्पियर करंट जा रहा है देखो बढ़िया से 4 एम्पियर ही जाएगा इधर से सो 4 एम्पियर करंट अगर पास होगा और यहाँ पे दिया हुआ है 3 एम्पियर ये दिया हुआ है सो 3 एम्पियर अगर इस ब्रांच से निकलता है तो इस ब्रांच से कितना जाएगा 1 एम्पियर करंट पास करेगा है ना 1 जाएगा 1 एम्पियर करंट पास करेगा और हमको पता है अकॉर्डिंग टू टेलिजेंस थ्योरम कि सम ऑफ ऑल पावर्स इज इक्वल टू 0 तो हम पावर निकालते हैं तो इस ब्रांच से 1 ओम रजिस्टर पावर इन 1 ओम रजिस्टर पावर एब्सॉर्ब अगर रजिस्टर है तो क्या करेगा एब्सॉर्ब करेगा सोर्स है तो डिलीवर करेगा तो पावर एब्सॉर्ब बाय 1 ओम रजिस्टर विल बी इक्वल टू व्हाट ये यहाँ पे पावर कितना एब्सॉर्ब कर रहा है ये 1 ओम रजिस्टर बताओ 4 एम्पियर का करंट जा रहा है 1 ओम का रजिस्टर है कितना पावर एब्सॉर्ब करेगा
I square into R, I square into R, तो कितना हो गया? 16 वाट। पावर एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव, ठीक है, और पावर डिलीवर्ड मतलब निगेटिव। तो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमने 16 वाट लिखा। अब देखो 2 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना पावर जा रहा है? पावर इन 2 ओम रजिस्टर 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। 2 ओम का रजिस्टर है, 182 तो 18 वाट। पावर इन R2, पावर एब्जॉर्ब बाय R2 रजिस्टर कितना होगा? बताओ बताओ बताओ। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है कि नहीं है? 2 वोल्ट दिया हुआ है ना, 2 वोल्ट दिया हुआ है, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू I, है ना? सो V इंटू I, 2 इंटू 1 मतलब 2 वाट। अब देखो पावर डिलीवर्ड और एब्जॉर्ब बाय दिस 4 वोल्ट, पावर बाय 4 वोल्ट सोर्स, यहाँ पे कितना है? 4 वोल्ट है और 3 एम्पियर का करंट जा रहा है इससे, है ना? सो 3 एम्पियर का करंट जा रहा है और 4 वोल्ट है, तो कितना होगा? पावर इज इक्वल टू V इंटू I, मतलब 3 इंटू 12 वाट। लेकिन ये सोर्स है ना, तो क्या होगा? माइनस, तो माइनस 12 वाट हो गया। अब 4 एम्पियर के करंट तो पता है 4 एम्पियर का, लेकिन इसी का तो पावर निकालना है। अगर हमको यहाँ पे वोल्टेज पता चल जाए तो हम निकाल ले, है ना? तो हम कैसे निकाल लेंगे? सम ऑफ ऑल पावर्स इज इक्वल टू 0। तो ऐड कर दो, सम ऑफ ऑल पावर्स 16 प्लस 18 प्लस 2 माइनस 12 और प्लस इसको दे रहे हैं क्या? P 4 एम्पियर इज इक्वल टू 0, ठीक है? सो कितना निकलेगा? 16 प्लस 18 प्लस -24, 18 प्लस 2 इज 20, 20 प्लस 16 36, 36 माइनस 12 24, है ना? 24 सो 24 प्लस P 4 एम्पियर इज इक्वल टू 0, तो P 4 एम्पियर इज इक्वल टू माइनस 24। अब देखो ये सोर्स है ना, क्या निकला? नेगेटिव निकला। इसका मतलब ये पावर सोर्स क्या कर रहा है? 4 एम्पियर सोर्स डिलीवर कर रहा है कितना वाट? 24 वाट। एब्जॉर्ब होने से पॉजिटिव होता, डिलीवर कर रहा है मतलब नेगेटिव हो रहा है। क्लियर? यस सर। चलो लास्ट बच गए आपका 6 और 7, है ना? अभी दूसरा क्लास शुरू हो जाएगा। 6 और 7 मैक्सिमम पावर अक्रॉस ए एंड बी। तो मैक्सिमम पावर का हमने बहुत सारा किया है ना? आप लोग खुद से करके बताओ। और लास्ट वन इज योर पावर लॉस इन 1 ओम रजिस्टर। ये भी कर सकते हो, अभी कर सकते हो, है ना? तो देख लो, हाँ सर। खुद से ट्राई करो, ठीक है? और मैं और कुछ एक्सरसाइज दूंगा ग्रुप पे। अच्छा, जो जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है एपीडीसीएल का, वो मैसेज कर देना। जिन्होंने किया है, रणमित नहीं है और कोई नहीं है, वो ऐड कर देगा, है ना? जॉइन तो ऐड कर रहा है। ओके, सो बाय बाय एपीडीसीएल टीम। जॉब जिम वाले आ जाओ। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।